हे एवरीबॉडी, मैं ग्रोसिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर वीडियो में, जहां पे वी विल बी डिस्कसिंग प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड और साथ ही साथ हम जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीएम्बल से मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस ट्रस्ट मी, प्रीएम्बल इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो जहाँ पे किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने सीधे आज के टॉपिक की तरफ। ओके, सो गाइस प्रीएम्बल को देख के हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो राइज होता है वो होता है व्हाट इज प्रीएम्बल और व्हाट डज प्रीएम्बल मीन। प्रीएम्बल है क्या? ठीक है, तो गाइस प्रीएम्बल एक लैटिन वर्ड प्रीएम्बलस से लिया गया है। प्रीएम्बलस से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर। ठीक है, प्रीएम्बलस का मतलब होता है टू गो बिफोर। मतलब मैं आपको इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। जैसे आप मार्केट में जाके आपने कोई भी आर्टिकल खरीदा, उस आर्टिकल के साथ एक मैनुअल बुक आती है, जो कि मैनुअल बुक उस आर्टिकल के मेन पर्पस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके यूजेस, उसके प्रिंसिपल्स की बात करती है। ठीक है, वैसे ही प्रीएम्बल अपने वर्ड ऑफ ओरिजिन की तरह किसी भी एक्ट या किसी भी लेजिस्लेशन का वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है ठीक है, किसी भी एक्ट या किसी भी लेजिस्लेशन का वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो उस एक्ट या उस लेजिस्लेशन के मेन फिलॉसफीज, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, उसके यूजेस, उसके पर्पस, उसके प्रिंसिपल्स, इन सभी की बातें करता है। और एक्सेट्रा इन सभी की बातें करता है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा कि बेसिकली इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या है। तो अभी जो रीसेंट केस बना हुआ है जो फार्म लॉ का इंडिया में, उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मुझे फार्म लॉ को समझना है। ठीक है, कि बेसिकली फार्म लॉ है क्या। ठीक है, तो मुझे उस लॉ को समझने के लिए वो पूरा फार्म लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, सिंपली उस लॉ का प्रीएम्बल पढ़ लूँगा। ठीक है, उस लॉ का प्रीएम्बल पढ़ूंगा और वो जो प्रीएम्बल है मुझे उस लॉ के इन सभी पॉइंट्स के बारे में क्लैरिटी कर देगा कि उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या यूजेस हैं, किस तरह की वो बातें कर रहा है। एंड फॉर ऑब्वियस मैं ये सारी चीज़ें पढ़ के, ये प्रीएम्बल पढ़ के मुझे ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इसके आफ्टर मैथ्स क्या होंगे, इसके रिजल्ट क्या होंगे, इस लॉ के आने के बाद इसके रिजल्ट क्या होंगे। ठीक है, सो होप आप लोगों को प्रीएम्बल का मतलब समझ में आया हो। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं, आगे चलते हैं। सो गाइस प्रीएम्बल को ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे निकनेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट आज तक हुए हैं उन्होंने ना प्रीएम्बल को बहुत सारे निकनेम्स दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लूप्रिंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर एन ए पालकी वाला जो कि बहुत ही बड़े जूरिस्ट, बहुत ही बड़े लॉयर, इंडियन लॉयर थे। ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे केसेस, जैसे कि केशव नंदा भारती केस, इस तरह के केसेस में अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया। ठीक है, और जिन्हें बेसिकली सारे लॉयर्स पूछते हैं, इंडियन लॉयर्स जितने भी हैं सब पूछते हैं। ठीक है, तो एन ए पालकी वाला, ठीक है,
इन्होंने हमारे प्रियम्बल को नाम दिया आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब इन सभी चीजों का इन सभी निकनेम्स का मतलब क्या है? ऐसे ही इन्होंने नाम दे दिया? नहीं गाइस, इनका बहुत डीप मतलब है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आइडेंटिटी कार्ड का क्या 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 पर्पस होता है? आप अपने कॉलेज गए, आपके कॉलेज के गेट पे बैठा हुआ गार्ड आपको कैसे पहचानेगा कि आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो? ठीक है, वो आपका आइडेंटिटी कार्ड देखेगा और उसी आइडेंटिटी कार्ड से आपके बारे में वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन कर लेगा। जैसे कि आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो या नहीं हो, फॉर ऑब्वियस, आपका क्या नाम है, आप किस कोर्स में आप पढ़ाई करते हो, आप किस ईयर के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो गार्ड आपके आइडेंटिटी कार्ड को देख के आपके बारे में पता कर लेगा। ठीक है, एंड प्रियम्बल भी तो हमारा इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताता है। किसी भी एक्ट या किसी भी लॉ के पर्पस, फिलॉसफीज, ऑब्जेक्टिव्स, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में तो बताता है। तो किसी भी मतलब तो आइडेंटिटी कार्ड देख के हम किसी के भी बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सेम एज प्रीफेस। ठीक है, जब हम कोई बुक खरीदते हैं तो जब बुक के कुछ स्टार्टिंग के पेजेस में ही हमें एक पैराग्राफ दिखता है जो होता है प्रीफेस के नाम से। ठीक है, इस प्रीफेस का एक्चुअली मतलब क्या होता है? इस प्रीफेस में जो बुक का ऑथर है वो ये समझाने की कोशिश करता है अपने कंज्यूमर्स को, अपने रीडर्स को, कि व्हाट यू गाइज एक्चुअली गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, आप इस बुक से क्या सीखने वाले हैं, क्या किस बारे में ये बुक बात कर रही है। ठीक है, तो इसकी फिलॉसफीज, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस बुक के। तो यही सारी बातें हमारा प्रियम्बल भी करता है किसी भी एक्ट और किसी भी। तो गाइस यहाँ से इस तरह से सोच समझ के हमारे जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी ब्रिलियंस यूज करते हुए प्रियम्बल को इस तरह से ये निकनेम्स दिए हैं। ठीक है, सो आपको मेरे हिसाब से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में उठता है कि भैया ये तो ठीक है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, ठीक है, लेकिन इसका सोर्स क्या है? कहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल ऐड करना है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, सो देखते हैं। तो वेयर डिड वी गेट द इंस्पिरेशन टू राइट द प्रियम्बल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कहाँ से इंस्पिरेशन मिली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड करने की? तो आंसर इसका बहुत ही सिंपल सा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यस, इट इज द कंट्री जिसने दुनिया को सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया। एंड फॉर ऑब्वियस इसी कंट्री ने दुनिया को सबसे पहले प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, प्रियम्बल का कंसेप्ट दिया। ठीक है, सो यहाँ से गाइस हमारे तीन क्वेश्चंस कवर होते हैं। वो कौन सी कंट्री थी जिसने दुनिया को सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया? यूएसए। वो कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले दुनिया के सामने प्रियम्बल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया? यूएसए। एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन कि फ्रॉम वेयर डिड वी गेट द इंस्पिरेशन टू राइट द प्रियम्बल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड लेटर ऑन यहीं से इंस्पायर होके इंक्लूडिंग इंडिया बहुत सारी कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड किया। सो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो गाइज हमने इसके निकनेम्स देखे। ठीक है, हमने इसका मतलब समझा कि इसका मतलब क्या होता है, हमने इसका सोर्स देखा कि कहाँ से हमने इंस्पिरेशन ली। अब बात करते हैं कि भाई आइडिया कैसे आया होगा कि भैया हमें प्रियम्बल ऐड करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कहीं से तो आइडिया आया होगा ना, कहीं से तो दिमाग में बैठी होगी बात कि
भाई हम ऐड करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को। तो गाइज आई विल टेल यू अ कैलेंडर, ठीक है, और उस कैलेंडर को ना आपको याद नहीं करना है, आपको उस कैलेंडर को समझना है। बहुत ही सिंपल कैलेंडर है, 3-4 डेट्स हैं, बस आपको समझने की कोशिश करनी है, और वो ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। तो 6 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश करी गई थी टू मेक एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिख देता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, स्टैब्लिश, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश करी गई थी टू मेक एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है। उसके 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, ओके। तो इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है, कि भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रही है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना कैसा चाहिए, हमारे सिटीजन्स को क्या लिबर्टीज, क्या राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देगा, वो सब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया, ठीक है। एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया, ठीक है, जिस ड्राफ्ट में सारे उनके आइडियाज और एस्पिरेशंस थे। बेसिकली जो किस चीज की बात करते थे, लिबर्टीज और राइट्स की बात करते थे, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को देने वाला था। वो किस तरह के राइट्स और किस तरह की लिबर्टीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स को देने वाला था, उन सभी की वो आइडियाज और एस्पिरेशंस की बात करता था ड्राफ्ट, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रीएम्बल में इस ड्राफ्ट में जवाहरलाल नेहरू जी ने बेसिकली पूरी तरह से एक्सप्लेन करके ये बात लिखी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने 13 दिसंबर 1946 को ये ड्राफ्ट उन्होंने प्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। लेटर ऑन 22nd जनवरी ऑफ 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये ड्राफ्ट अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये ड्राफ्ट अडॉप्ट किया एज प्रीएम्बल, ठीक है। और इसी प्रीएम्बल का इसी ड्राफ्ट का नाम बाद में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पड़ा। सो मैं आपको ये कैलेंडर ये चार्ट दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। 6 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश हुई टू मेक एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग के 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया। उस ड्राफ्ट में ये उन्होंने बताया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने वाली है, बेसिकली वो सिटीजन्स को क्या राइट्स और क्या लिबर्टी देगा, ठीक है, कितने राइट्स और कितनी लिबर्टी देगा, ठीक है। उन्होंने उस ड्राफ्ट में उन सभी राइट्स की और लिबर्टीज की बात करी, ठीक है। और इसी ड्राफ्ट को 22 जनवरी ऑफ 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एज प्रीएम्बल अडॉप्ट किया और इसी ड्राफ्ट का बाद में नाम पड़ा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। सो
हम कहते हैं कि जो प्रियम्बल का ओरिजिन है, ठीक है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रियम्बल का ओरिजिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब स्टैब्लिश करी गई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग। गाइस ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये डायरेक्ट डेट्स, ये डायरेक्ट कैलेंडर पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किस दिन, कौन सी डेट को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने वो ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था। तो हियर इज द डेट 13 दिसंबर 1946। एंड किस डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था, उस ड्राफ्ट को अडॉप्ट किया था, तो 22 जनवरी ऑफ 1947 को, ठीक है। एंड द ओरिजिन ऑफ प्रियम्बल इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके, तो आशा करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आई। तो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। गाइस जब से प्रियम्बल बना है एंड टिल डेट, ठीक है, जब से प्रियम्बल बना है अप टू टिल डेट, प्रियम्बल को सिर्फ आज तक एक ही बार अमेंड किया गया है। बेसिकली अमेंड का मतलब क्या होता है, अमेंड का मतलब होता है मॉडिफाई मतलब किसी भी चीज में, किसी भी एक्ट या किसी लेजिस्लेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस करना, ठीक है। तो आज तक प्रियम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड करा गया है, और वो किस डेट को किया गया था, और वो कब किया गया था, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रियम्बल में 3 नए वर्ड्स ऐड करे गए थे। कौन कौन से थे वो 3 वर्ड्स, देखते हैं। पहला सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड था सेक्युलर, तीसरा वर्ड इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड हमारे हमारे प्रियम्बल में ऐड करे गए बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। तो गाइस आगे की बात करते हैं। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रियम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है, और कितनी बार अमेंड किया गया है, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसे अमेंड किया गया, और उसमें कौन से नए 3 वर्ड्स ऐड करे गए। यहाँ से ये 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके बन जाते हैं। तो आगे की बात करते हैं। हाँ, आगे चलने से पहले गाइस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज फ्रॉम वर्ड टू वर्ड, कॉमा टू कॉमा आप प्रियम्बल को याद कर लीजिए, क्योंकि प्रियम्बल से, एक्चुअल प्रियम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। यू नेम इट, आई विल शो यू द क्वेश्चंस, बी इट एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम्स और एनी अदर एग्जाम्स। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्रस्ट मी। तो पहला काम यह है, आपको प्रियम्बल को याद करना है, ठीक है। तो गाइस जो हमारा एक्चुअल प्रियम्बल है उसकी बात करते हैं। तो जो हमारा प्रियम्बल है वो बेसिकली 4 चीज़ों की बात करता है। 4 चीज़ों की बात करता है। कौन कौन सी वो 4 चीज़ें? पहला सोर्स, ठीक है। पहली चीज है सोर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है, वो कौन सी सोर्स है? क्या प्रियम्बल वो सोर्स है जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलती है? नो, प्रियम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरह की कोई पावर नहीं मिलती है। प्रियम्बल से डायरेक्शंस मिलती हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर नहीं मिलती है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पावर की। प्रियम्बल सोर्स नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर इट, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है।
वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द वेरी सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया जिसने सैंक्शन किया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडिया। ओके, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं मैं ऊपर ऊपर से ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन जो आता है नेचर, जो दूसरी बात करता है हमारा प्रीएम्बल, वो नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, ठीक है। तो नेचर में हमारा प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के पांच तरह के नेचर की बात करता है। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो गाइज इन पांचों वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब होता है गाइज कि एनी स्टेट will not be ruled by any foreign power or any foreign state. The state will be ruled by its own indigenous people or soil. मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली की कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज, कोई भी किसी भी तरह की, उन पे डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ आपकी फैमिली को है। बाहर से बाहर का कोई भी आदमी आपकी फैमिली के लिए किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकता है, ठीक है। तो आपकी एक ऐसे ही स्टेट के मामले में होता है, ठीक है, ऐसे ही किसी भी स्टेट के मामले में होता है। स्टेट मतलब यहाँ पे मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही किसी भी स्टेट के मामले में होता है, उस स्टेट की कोई भी एक्सटर्नल पॉलिसी हो या इंटरनल पॉलिसी हो, तो इन पॉलिसीज पे डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ किसको होती है? स्टेट को होती है। ऐसा नहीं है कि भैया कोई बाहर की कंट्री आके या कोई बाहर की पावर आके उस पर अधिकार जमा रही है, उसे फोर्स कर रही है, उसे बाउंड कर रही है, नहीं। इस तरह की कंट्रीज को बोलते हैं सॉवरेन कंट्री, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर खुद अपनी होती है, जो खुद रूल करते हैं, जो किसी बाहर की कंट्री से या बाहर की फॉरेन पावर से रूल नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं सॉवरेन स्टेट, ठीक है। अब दूसरी चीज ये होती है कि भैया क्या इंडिया सॉवरेन स्टेट है? हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन इंडिया ने तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली हुई है ना, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली हुई है। और दूसरी चीज, कॉमनवेल्थ का हेड किसे माना हुआ है? यूनाइटेड किंगडम को, और मेंबर इंडिया बना हुआ है। तो भैया कैसे सॉवरेन स्टेट है? तो गाइस यस, इंडिया ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली हुई है और यूनाइटेड किंगडम को हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ भी एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप किसी भी तरह से हमारी सॉवरेनिटी को हैम्पर नहीं करती है। वी आर अ सॉवरेन स्टेट, स्टिल वी आर अ सॉवरेन स्टेट। हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली हुई है, लेकिन हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको कि इंडिया बीइंग अ सॉवरेन स्टेट अपनी खुद की मर्जी से अपनी टेरिटरी किसी भी फॉरेन स्टेट को सीड कर सकता है। सीड मतलब गिव अवे, दे सकता है, या फिर एक्वायर कर सकता है, मतलब ले सकता है। जैसे हमने 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हमने बांग्लादेश के साथ लैंड एक्सचेंज किया था, ठीक है, या फिर हमने पुडुचेरी फ्रेंच पीपल से ली थी, गोवा, दमनदीप, हमने ये सारी चीज़ें फॉरेन टेरिटरीज थी जो हमने एक्वायर करी थी, है ना। तो वो अपनी मर्जी से लिया था। या फिर अगर यूनाइटेड नेशंस हैं, वो अगर इंडिया को कुछ चीज़ बोलते हैं, ठीक है, भाई हम तुम्हारी बातों के पे बाउंड नहीं है, हम तुम्हारी बातों से बाउंड नहीं है कि हमें तुम्हारी बातें माननी है। जो हमें अपने स्टेट या अपने लोगों के लिए अच्छा लगेगा हम वो चीज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है जो तुम बोलोगे तो हम बाउंड है तुम्हारी बातों के लिए, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो इस तरह के स्टेट को बोलते हैं सॉवरेन स्टेट। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। तो गाइस
सोशलिस्ट जो है, मैं ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ, ठीक है। अब सोशलिज्म को देखते ही ना हमारे दिमाग में एक, सोशलिज्म को देखते ही हमारे दिमाग में ना कम्युनिस्ट सोशलिज्म चलने लगता है, ठीक है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म चलने लगता है। तो बेसिकली सोशलिज्म दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कम्युनिस्ट, एक जो हमारा वाला है वो है डेमोक्रेटिक, ठीक है। ये दो तरीके के सोशलिज्म होता है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो होता है, इसमें क्या होता है कि कोई एक स्टेट है, ठीक है, कोई एक स्टेट है। अब क्या होगा, इसमें जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी स्टेट के रिसोर्सेज होंगे, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्टेट ओनली एंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अमंग सिटीजन्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब जैसे कि मैं बात करूं, मैं एग्जांपल देता हूं अंबानी जी का, ठीक है, मुकेश अंबानी जी का, और मैं अपना एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए उनके पास यार बहुत सारे पैसे हैं, मुझे नहीं पता एक्चुअली कितने पैसे हैं, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, मान लीजिए 10 करोड़ रुपए। तो क्या, और तो स्टेट के मुताबिक 10 लोग और हैं, 9 लोग और हैं, अंबानी जी हैं और 9 लोग और हैं, ठीक है, और अंबानी जी के पास 10 करोड़ रुपए है। तो वो जो 10 करोड़ रुपए है ना, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक एक करोड़, मतलब वहां पे सब इक्वली ट्रीट करे जाएंगे, ठीक है। ये वहां पे रिसोर्सेज की इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में एग्जांपल क्या आता है, यूएसएसआर का, ठीक है। कम्युनिस्ट मतलब मार्क्सिज्म, इसे बोलते हैं मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, ठीक है। तो कम्युनिस्ट बेसिकली मार्क्सिज्म, जो मार्क्स थे उनकी फिलोसफीज के ऊपर ये है, ठीक है। अब जो ये डेमोक्रेटिक है, ये इंडिया का अपना वर्जन है, जैसे ये, और ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ये बेसिकली मार्क्सिज्म प्लस गांधीयन फिलोसफीज पे, ठीक है, गांधीयन फिलोसफीज पे। और जो हमारा सोशलिज्म का वर्जन है, वो बेसिकली गांधीयन की तरफ थोड़ा ज्यादा लीन है, ठीक है। अब यहाँ का क्या मतलब है, हमारे यहाँ का क्या मतलब है, भैया हम लोग ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे रिसोर्सेज का, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे रिसोर्सेज की। मतलब जैसे हमारे प्रियम्बल में भी वर्ड है ना, इक्वलिटी, और उसे बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम अलोंग, ठीक है। मतलब हमने स्टेटस की अपॉर्चुनिटी दी है, हमने स्टेटस की इक्वलिटी दी है, हम भैया आपको मौका दे रहे हैं कि हम आपको हर तरह का मौका दे रहे हैं, स्टेटस में भी, अपॉर्चुनिटी में भी, और हम उस इक्वलिटी को प्रमोट भी कर रहे हैं हर एक सेक्शन में, सोसाइटी के सेक्शन में। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप में अगर टैलेंट है तो आप अपने लिए कमा लीजिए जो आपको करना है, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, बात करते हैं अगले वर्ड की, थर्ड वर्ड की बात करते हैं। सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर। गाइस सेक्युलर उन कंट्रीज को बोला जाता है, सेक्युलर स्टेट उन कंट्रीज को बोला जाता है। आपने अपने स्टेट के लिए भी सुना होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल में कि इंडिया इज सेक्युलर स्टेट, और ये सारी चीज़ें डिबेट्स होती रहती है न्यूज़ चैनल पे, तो आपने सुना होगा। तो बेसिकली सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब होता है गाइस कि स्टेट मतलब कंट्री, स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, ठीक है, मतलब देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, ठीक है। अब गाइस ये जो सेक्युलरिज्म है ना, सेक्युलर जो है ये दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म और नेगेटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो नेगेटिव सेक्युलरिज्म जो है ये समहाउ इसकी डेफिनेशन थोड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ है,
ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फ्रांस चलते हैं गाइस, ठीक है। फ्रांस, तो फ्रांस में क्या है कि सिटीजन्स आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन पब्लिकली, ठीक है। वहां पे लोग बाग अपना रिलीजन पब्लिकली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पहले का यूएसएसआर, ठीक है, सिटीजन्स वर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन इवन प्राइवेटली, वो अकेले में भी अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, दैट इज इलीगल देयर, ठीक है। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की, और अगर मैं बात करूं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की, ठीक है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात करूं, यस स्टेट हैज नो रिलीजन हियर, यहाँ भी स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम होती है सिटीजन्स को टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन, ठीक है। पब्लिकली या प्राइवेटली जैसे भी उन्हें करना है, उन्हें पूरी फ्रीडम होती है, ठीक है। और उन्हें अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी मैनेज करने की फ्रीडम होती है, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव सोर्स ऑफ सेक्युलरिज्म और ये होता है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ठीक है। अब क्या हमारा नेगेटिव सोर्स है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म? यस, हमारा पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रीडम है लोगों को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की, ठीक है। बिकॉज हमारा जो स्टेट है वो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है, इक्वली रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये भी वर्ड समझ में आया होगा, ठीक है। गाइस, हम कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर की बात कर रहे हैं, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर पढ़ रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस नेचर का है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड आता है डेमोक्रेटिक, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक गाइस, डेमोक्रेसी, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? तो आज तक प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन दी है, इट इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक है। मतलब कि ये एक तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए, लोगों की है, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ओके। तो लेकिन इस डेफिनेशन को भी यू कैन नॉट सिंप्लीफाई, ठीक है, यू कैन नॉट सिंप्लीफाई इस डेफिनेशन को, यू कैन नॉट सिंप्लीफाई, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी खुद की एक डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो मैं अभी मैं डीप में जा रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैं वापस आ जाता हूँ वहाँ से, मैं आप लोगों को सिंपली बताता हूँ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जिस भी स्टेट में फ्री, फेयर और रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, उस कंट्री को बोलते हैं हम डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो या फिर डेमोक्रेटिक स्टेट बोलते हैं, फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। अब भैया फ्री, फेयर, रेगुलर इलेक्शंस तो हर जगह होते हैं, ठीक है, हर जगह होते हैं, हर कोई कंट्री कहती है कि भाई हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं। इवन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो मिलिट्री रिजीम्स हैं वो भी कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ भी होते हैं। तो यार कुछ तो कॉमन चीज़ होगी ना इसमें, कि जिससे मैं कह सकूँ कि भैया डेमोक्रेसी की जो हर एक स्टेट ने अपनी अलग डेफिनेशन बनाई हुई है, उसमें कुछ तो कॉमन चीज़ होगी ना। किसी कंट्री में एक पार्टी का है, जैसे मैं चाइना की बात करूँ तो वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं हमारे यहाँ फ्री फेयर इलेक्शंस होते हैं। भैया तुम्हारे सिटीजन्स के पास दूसरा ऑप्शन है कहाँ, ठीक है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करूँ, तो मतलब क्या है, ठीक है। तो कॉमन चीज़ क्या है भैया? कॉमन चीज़ ये है कि जिस कंट्री में गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल और आंसरेबल to the citizens, yes, डेमोक्रेटिक स्टेट्स में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है इज अकाउंटेबल और आंसरेबल टू द पीपल, इज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस तरह की जहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है आंसरेबल होती है अपने सिटीजन्स को, इस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है।
तो होप आपको ये फोर्थ वर्ड भी समझ में आया होगा। ओके, बात करते हैं लास्ट वर्ड की, बात करते हैं लास्ट वर्ड की, दैट इज रिपब्लिक, दैट इज रिपब्लिक। ओके, तो गाइस रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट, head of the state shall be head of the state shall be, yes, elected, ठीक है। अब मतलब ये है कि मैं आपको दो कंट्रीज का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। पहली यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। क्या वहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है? नो, वहां का हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट इलेक्टेड। वहां का हेड ऑफ द स्टेट कैसा है? डायनेस्ट है वो लोग, मतलब वो किसी राजघराने से बिलोंग करते हैं। मतलब जैसे सुपर 30 का एक एग्जांपल है ना, सुपर 30 मूवी का एक डायलॉग है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो कुछ ऐसा है वहां पे कि भैया राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मतलब हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। तो वहां पे क्या होता है? किंग और क्वीन का कंसेप्ट है ना आज भी, वहां किंग और क्वीन आज भी है ना। यस, क्या आपके देश में है ऐसा कुछ? नो, आपके प्रेसिडेंट कैसे हैं? ही इज इलेक्टेड, ही इज इलेक्टेड, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो बात की बात है, ठीक है। तो ही इज इलेक्टेड। तो इस तरह की कंट्री को बोलते हैं रिपब्लिक स्टेट। यूनाइटेड किंगडम इज नॉट अ रिपब्लिक स्टेट, ठीक है। क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ रिपब्लिक स्टेट? यस, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। उनकी अलग तरह की गवर्नमेंट है, हमारी अलग तरह की गवर्नमेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया की अलग तरह की गवर्नमेंट है, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन बोथ आर रिपब्लिक स्टेट्स। बट अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो फॉर ऑब्वियस ये रिपब्लिक स्टेट्स नहीं है। ओके, तो होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। ओके, सो गाइस आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हमारे प्रीएम्बल में मेंशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, JLEF। जेल्फ मतलब क्या है? जेल्फ मतलब होता है, J स्टैंड्स फॉर जस्टिस, L stands for liberty, E for equality, and F for fraternity, ठीक है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, हमारे प्रीएम्बल में मेंशन कि भैया हम अपने सिटीजन्स को किस तरह से जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। तो वो तीन चीजें, एक सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। हम इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने सिटीजन्स को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लिबर्टी, हमारे सिटीजन्स को क्या लिबर्टीज, क्या फ्रीडम्स होगी? तो लिबर्टी ऑफ थॉट होगी, एक्सप्रेशन होगी, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है। तो आपको बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है, विश्वास रखने का अधिकार है, आपकी जो मान्यता है आप वहां पे कुछ कर सकते हैं, पूजा, आपको हर तरह का अधिकार है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी प्रोवाइड कराता है हमारे सिटीजन्स को। ओके, इक्वालिटी जिसे हमने बात करी थी अभी कुछ देर पहले। इक्वालिटी हम स्टेटस और अपॉर्चुनिटी हम देते हैं अपने, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इस तरह की हम इक्वालिटी देते हैं। और सिर्फ हम इक्वालिटी मतलब अपने लोगों को देते नहीं है, हम उसे प्रमोट भी करते हैं अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो कुछ ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लास्ट वर्ड फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। यस,
ब्रदरहुड, ठीक है, ब्रदरहुड, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी बेसिकली, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम फ्रेटर्निटी को कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है, हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो मतलब इन वर्ड्स का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। फ्रेटर्निटी हम कैसे एश्योर करते हैं, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप से हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, दो सिटीजनशिप नहीं है अमेरिका की तरह। जैसे आपने सुना होगा ना कि किसी का इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो वो कहता है बेसिकली, वो पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो बोलता है कि आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो वो पहले बोलता है कैलिफोर्निया, ठीक है, या न्यूयॉर्क सिटी या कुछ भी इस तरह से। तो एक तो उस स्टेट की उसके पास सिटीजनशिप है, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप है। क्या आपकी कंट्री में है ऐसा कि भैया उत्तर प्रदेश की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है? नहीं, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी, हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है, वो इंडियन सिटीजनशिप है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, जैसे कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कुछ टाइम पहले एक वर्डिक्ट दिया था, उसमें ये बोला था कि जब आप मूवी देखने जाते हो तो आपको मूवी शुरू होने से पहले नेशनल एंथम बजेगा, ठीक है। तो आपको खड़े होके उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, उसके सम्मान में खड़ा होना है। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बोला भैया ये तो तानाशाही है, ज़बरदस्ती आप पेट्रोटिज्म की बात कर रहे हो ऐसे। अरे भैया वो ज़बरदस्ती की बात नहीं है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में मेंशन्ड है, ठीक है, DPSPs में है कि भैया आपको ये सेंस ऑफ ब्रदरहुड है। देखिए मैं समझाता हूँ, आप जहाँ पे बैठे हैं, आप मान लीजिए किसी रूम में बैठे हैं, आपके बराबर वाला, आपके आगे वाला, आपके पीछे वाला, वो हो सकता है आपसे फाइनेंशियल स्टेटस उसका ऊपर हो, नीचे हो, वो आपसे दूसरी जाति का हो, ठीक है, लेकिन जब बात आती है देश की, जब बात आती है उस नेशनल एंथम की, तो आप सभी खड़े होते हैं, आप सभी उस सेंस ऑफ ब्रदरहुड में खड़े होते हैं कि भैया चाहे हम किसी भी जाति के हैं, किसी भी कोई भी हमारा स्टेटस है, लेकिन हम एक डोर से बंधे हुए हैं जिसका नाम है इंडिया। सेंस ऑफ ब्रदरहुड, वो भाईचारे की भावना, हम एक साथ मिलके चलते हैं। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे बोला था, वो एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए बोला था। ऐसा नहीं है कि भैया ज़बरदस्ती आप लोगों के ऊपर थोपी जा रही है कोई चीज़, नहीं, ठीक है। तो गाइस, हमारा यहाँ पे हमने प्रीएम्बल में मेंशन 3 चीज़ें, सोर्स, नेचर और ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। लेकिन हमारी एक लाइन और रहती है, लास्ट लाइन, जो कहती है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ठीक है, नॉट 1950, 1949, डू हियर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड टू गिव आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस तारीख को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है, अडॉप्ट किया था एंड 26 जनवरी ऑफ 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था केम इनटू फोर्स, केम इनटू बीइंग। मतलब इस तारीख से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, इस तारीख से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, काम करना चालू कर दिया था। अब इस डेट का ना, ये डेट एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट डेट थी, इसलिए हमने इस डेट से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कराया। क्या इसका हिस्टोरिकली क्या कनेक्शन था? 1930 में INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था, उस सेशन में फुल इंडिपेंडेंस की बात करी गई थी, उस सेशन में फुल इंडिपेंडेंस का नारा दिया गया था। तो ये जो डेट थी, इस डेट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कराया, ठीक है। सो होप मैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने में सक्सेस हुआ हूँ और आप लोगों को भी प्रीएम्बल समझ में आया है। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप, लाइक